वीडियो हम लोग पूरी किताब से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पूरी किताब में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में लोग पूरी किताब से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पूरी किताब में उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। और आज की वीडियो आपकी एक महा मैराथन वीडियो होने वाली है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आज की वीडियो में लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरी किताब से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को देखेंगे, जो कि पूरी किताब में आपके जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं पूरी किताब से। क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, उसके बाद में फिर यानी कि बहुविकल्पी के बाद में हम लोग इसको करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर के लिए आता है। उसके बाद में फिर हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पूरी किताब से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो कि आपके 2 नंबर 3 नंबर में आते हैं, उनको करेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। और पूरी किताब से आपके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी अति लघु लघु या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, पूरी किताब में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन प्रश्नों को हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा। और साथ में वीडियो को आप लोग अभी से लाइक कर दो, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और हर एक महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है पूरी किताब से, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको करेंगे। फिर हम लोग पूरी किताब से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, उसको करेंगे। फिर पूरी किताब से आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय, और फिर लास्ट में हम लोग पूरी किताब से आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है, उसको करेंगे। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखो, और वीडियो को आप लोग अभी के अभी लाइक कर दो। फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और एक एक करके सारे प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, और फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। यदि आप अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में 100 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखें। यह आपका एक महा मैराथन क्लास होने वाली है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले थे क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं पूरी किताब से क्लास 12 की फिजिक्स की, उसको देखेंगे। फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। इसके अलावा यदि आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो लोग वहां से जाकर के मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, वो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 में, 7 में, 9 में, 17 में 4 बार पूछा गया है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपको पता होना चाहिए कि इनमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो वो चीज आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। पहला इसमें आपका जो ऑप्शन दिया गया, आपका दिया गया अल्फा किरणें, दूसरा आपका दिया गया गामा किरणें, तीसरा आपका दिया गया अवरक्त विकिरण, और चौथा आपका दिया गया एक्स किरणें। जिसको भी इसका आंसर पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। हर एक क्वेश्चन का जिसको भी आंसर पहले से पता है, वो लोग कमेंट करके कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो जो आपका निम्नलिखित में से जो कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका अल्फा किरणें होती हैं, ये आपका वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लोगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है, आपका हो जाता है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। यानी कि हम लोग को बताना कि जो लेंज का नियम होता है, वो किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2006 में, 10 में, 12 में, 13 में, 17 में आया है, और 2024 में भी इसके आने की संभावना है। इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पर लिया गया है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया गया आवेश का संरक्षण, दूसरा आपका दिया गया ऊर्जा का संरक्षण, तीसरा आपका दिया गया संवेग का संरक्षण, और चौथा आपका दिया गया द्रव्यमान। तो जो लेंज का नियम होता है, वह आपका ऊर्जा का संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। और साथ ही में जिसको पहले से इसका आंसर पता था, वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010 में, 17 में, 22 में, 23 में 4 बार पूछा गया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, आइए समझ लेते हैं।
तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया आपका दिया गया h अपान में पाई, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें दिया गया 2 पाई अपान में h, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया h अपान में 2 पाई और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया पाई अपान में h। तो जो हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है वो आपका h अपान में 2 पाई होता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। ये भी आपको क्वेश्चन 2007 में और 16 में 2 बार पूछा गया है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा है। पहला आपका इसमें दिया गया नाभिकीय विखंडन, दूसरा आपका दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव, तीसरा आपका दिया गया साइक्लोट्रॉन और चौथा आपका दिया गया नाभिकीय संलयन। तो जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका है नाभिकीय संलयन, तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। 2018 में बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आपके आया हुआ है। एक पी प्रकार अर्धचालक कैसा होता है उसको हम लोग को यहाँ पर समझना है। पहला आपका दिया गया धनावेशित, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया ऋणावेशित, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया उदासीन और चौथा ऑप्शन दिया गया कोई नहीं। तो एक पी प्रकार अर्धचालक जो आपका होता है वो आपका धनावेशित होता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा लेंगे। तो इस प्रकार से इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लो और साथ में यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोग अभी के अभी लाइक कर दो। फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो आपका उच्चतम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका होता है कि निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा। पहला आपका दिया गया वोल्ट मीटर, दूसरा आपका दिया गया एमीटर, तीसरा आपका दिया गया गैल्वेनोमीटर और चौथा आपका दिया गया मिलीमीटर, मिली एमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होगा वो हमको यहाँ पर बताना था। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए होता है वोल्ट मीटर, इसका प्रतिरोध उच्चतम होगा। तो इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगा देंगे। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। 2015 में 17 में 2 बार पूछा गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल में भी आ सकता है और साथ में भी या बहुविकल्पी में भी कई बार पूछा जाता है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। हम लोग को ये चीज यहाँ पर बताना है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है छोटा सा, तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे आपको यहाँ पर समझा समझा करके। तो सबसे पहले इसमें आपको समझ लेना है कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको जो दिया गया क्या दिया गया उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। तो सबसे आप लोग लिखेंगे यहाँ पर में आप लोग जो सबसे पहले देखोगे तो इसमें दिया गया है 8 कूलाम ऋण आवेश। तो यानी कि जो आपका क्यू का मान दिया गया, आवेश कितना दिया गया, क्यू बराबर 8 कूलाम। ठीक है, तो क्या लिख दोगे आप लोग 8 कूलाम, इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे। फिर आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना है क्या फॉर्मूला जो आपका होता है हम लोग को यहाँ पर निकालना है, क्या हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फॉर्मूला आपका होता है Q बराबर N इंटू ई, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमको यहाँ पर दिया गया 8 कूलाम, ये तो दिया गया है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है यानी कि ई होता है, ई कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम, इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। उसके बाद फिर आपका जो यहाँ पर यन दिया गया है एन, यानी कि यन हमको यहाँ पर निकालना है, फाइंड करना है। तो ये चीज हमको इसमें दी गई है और ये चीज हमको पता होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या निकालना है 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसको हम लोग को यहाँ पर निकालना है। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है Q बराबर N इंटू ई होता है। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, हमको यन का मान निकालना है। तो आप लोग यन को इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा N बराबर Q अपान में ई, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ना। तो यहाँ पर जो Q है वो Q का मान कितना दिया गया, तो Q का मान आपको मैंने बताया था कि 8 दिया गया, यानी कि कितने कूलाम दिए गए 8 कूलाम। फिर बटे में आपको ई का मान कितना मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, इस प्रकार से आपका ये कूलाम होता है। तो नीचे आप लोग लिख देंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे। तो यहाँ से आपको जब दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे 16 को आप लोग 80 से भाग दोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका, ऊपर बचेगा आपका 5 और नीचे बचेगा आपका 10 की घात माइनस 19, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। फिर जब हम लोग क्या करेंगे 10 की घात माइनस 19 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात प्लस 19 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नीचे माइनस में जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यही आपका जो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या है एन कितना निकल करके आ गया, एन बराबर आपका आ गया 5 गुणे 10 की घात 19, इस प्रकार से निकल करके आ गया।
यही इलेक्ट्रॉनों पर क्या है 8 कूलम रेड आवेश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपकी इतनी ही, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रख लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे ऑप्शन कौन सा सही है, तो यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर दिया गया 5×10⁻19 कूलम, यही आप 5×10⁻19, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पर सही टिक लगा दोगे। और साथ ही में यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे वो हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 1 नंबर, 2 नंबर तथा 3 नंबर वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उनको अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, और फिर लास्ट में हम लोग 5 नंबर वाला जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर तथा 3 नंबर वाले प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि आपके थ्योरी में आते हैं इस प्रकार से। तो इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया, आपका दिया गया कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में, 13 में, 14 में, 18 में 4 बार पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में क्या अंतर है। आइए हम लोग उसका उत्तर देख लेते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, तो आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ के जो परमाणु होते हैं उनमें स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, यानी कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु होते हैं उनमें आपका स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि जो आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु होते हैं उनका जो कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है आपका शून्य होता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। इसमें हम लोग को अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में क्या अंतर होता है मैंने आपको समझाया है। एक एक पॉइंट आप लोग इसमें बता दोगे तो आपको यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो ये आपको आराम से 1 नंबर दे दिया जाएगा। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, हर बार आता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपका होता है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 में, 13 में, 14 में, 16 में इस प्रकार से ये पूछा गया है। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की जो तरंगे हैं उनका नाम हम लोग को बताना है। तो आप लोग बता सकते हैं सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की जो तरंगे होती हैं आपकी रेडियो तरंगे होती हैं, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य की जो तरंगे होती हैं आपकी गामा किरणें होती हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसमें कि आगे जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होने वाले हैं उनको भी आइए अब हम लोग समझ लेते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में व्यक्त कीजिए। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में, 16 में, 17 में, 22 में, 23 में 5-6 बार पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग को बताना इसमें यह है किसी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हम लोग को अल्पतम विचलन कोण यानी कि प्रिज्म कोण के पदों में हम लोग को व्यक्त करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर किस प्रकार से होगा आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आप लोग बताएंगे प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र हो जाएगा आपका n बराबर क्या हो जाएगा साइन a प्लस डेल m अपान में 2 हो जाएगा, फिर बटे में आपका हो जाएगा साइन a/2। तो इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है, जहां पर जो आपका a होता है, a आपका प्रिज्म कोण होता है, n जो आपका यहाँ पर होता है, n आपका अपवर्तनांक होता है, और डेल m आपका होता है न्यूनतम विचलन कोण। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो बिल्कुल भी आप लोग इसको मिस मत करिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में, 10 में, 11 में, 16 में, 17 में कई बार पूछा गया। तो इसका उत्तर किस प्रकार से आप लोग बताएंगे उसे भी आइए समझ लेते हैं। विवर्तन का जो क्वेश्चन होता है आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। तो इसको आपको समझ लेना अच्छे तरीके से कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो आप लोग इसमें बताएंगे जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ती हैं तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जब प्रकाश किरणें किसी पतली स्लिट अथवा किसी तीक्ष्ण अवरोध पर पड़ेंगी तो वे स्लिट अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाएंगी, और प्रकाश तरंगों के इस प्रकार की जो मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम लोग प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो इसे आपको अच्छे तरीके से याद रख लेना है। यह आपका हो जाता है क्या, एक परिभाषा हो जाती है प्रकाश के विवर्तन की। आगे आप लोग बता सकते हैं
सुप्रेक्ष विवर्तन होने के लिए विवर्तक वस्तु का जो आकार होता है तथा तरंग दैर्ध्य जो होती है वो समान कोटि की होनी चाहिए। और विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण होता है कि जो केवल तरंगों में देखने को मिलता है, कणों में नहीं। यानी कि जो विवर्तन जो तरंगे होती हैं उनका एक विशिष्ट गुण ये होता है कि जो केवल तरंगों में देखने को मिलती हैं लेकिन कणों में देखने को नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार से आपका जो प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, पूर्ण रूप से क्वेश्चन जो था ये कंप्लीट हो गया। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2011 में, 14 में, 16 में, 17 में 4-5 बार पूछा गया। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है और कभी कभी 3 नंबर में भी आ सकता है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में लेंज का नियम क्या है। तो ये मोस्टली आपका 1 और 2 नंबर में आता है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताएंगे, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वह सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, और इसे हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो ऐसी होती है कि वह आपका उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो एक बार इस पेज पर जितने भी प्रश्न हम लोगों ने किए थे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहां पर जो हम लोग प्रश्न करने वाले हैं वो आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 नंबर में हर बार आते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में सबसे पहले नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग 2 और 3 नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको देखेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए आते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर चुके होंगे। चलिए अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो इसमें हमारा जो अगला प्रश्न होने वाला आपका हो जाता है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। आरसी का विमीय समीकरण निकालिए जहां आर प्रतिरोध तथा धारिता सी है। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या लगा लेंगे, बीबीआई का टिक लगा लेंगे, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसीलिए मैंने इस सीरीज में आपके लिए ये रखा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, और साथ ही में आरसी का विमीय समीकरण निकालिए जहां पर आर प्रतिरोध तथा धारिता सी है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग को उत्तर में धारिता का परिभाषा बतानी है, उसके बाद में फिर हम लोग को आरसी की विमा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बताएंगे, वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो इसमें आप लोग उत्तर डालेंगे और हेडिंग लगाएंगे वैद्युत धारिता की परिभाषा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को ही हम लोग विद्युत धारिता कहते हैं। यानी कि जो चालक होता है उसमें जो आपका आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी ही हम लोग वैद्युत धारिता कहते हैं। आगे आप लोग उसमें बताएंगे कि यह चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि जो जो आपका चालक होता है उसमें दिए गए आवेश और चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है आपका वैद्युत धारिता। तो यहाँ पर बता सकते हैं धारिता सी बराबर आपका हो जाता है क्यू अपान में बी। क्यू यहाँ पर आपका होता है आवेश और बी आपका होता है विभव में वृद्धि। तो इस प्रकार से आपका ये वैद्युत धारिता का परिभाषा हो जाती है और साथ ही में ये आपका सूत्र हो जाता है। तो आप लोग सबसे पहले परिभाषा को नोट करो, उसके बाद फिर सूत्र को नोट करो, उसके बाद में फिर हम लोग आरसी की विमा देखते हैं। तो आरसी की विमा में आप लोग बताएंगे कि जो आपका प्रतिरोध होता है, यानी कि हम लोग से बताया गया है कि जो आपका आर है वो प्रतिरोध है। तो हम लोग को प्रतिरोध की विमा निकालनी है, फिर गुणे में हम लोग को धारिता सी की विमा निकालनी है। तो जो प्रतिरोध की विमा होती है वो आपकी इस प्रकार से हो जाती है, एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी की पावर -3 और ए की पावर -2। और वहीं पर यदि हम धारिता सी की विमा की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा एम की पावर -1, एल की पावर -2, टी की पावर 4 और ए की पावर 2। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया धारिता की बीमा, ये आपका हो गया प्रतिरोध की बीमा। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि m की पावर -1 है, यहाँ पर क्या है m की पावर +1 है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका है l की पावर -2 है, l की पावर +2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी बात करेंगे तो t की पावर 4 है और t की पावर -3 है, तो यहाँ से आपका एक t बच जाएगा। उसके बाद फिर आपका है a की पावर 2 और a की पावर -2, तो ये दोनों भी आपका कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग बताएंगे जो बीमा निकल करके आएगी केवल और केवल टी निकल करके आएगी। तो आरसी की जो बीमा हो जाएगी आपकी टी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो था कि किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं और साथ ही में आरसी का विमीय समीकरण निकालिए, वो पूरा क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, उसके बाद फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि विद्युत संधारित्र क्या होते हैं,
किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन होता है, यहाँ पर भी आप लोग आईएमपी का टिक लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग से पूछा गया कि विद्युत संधारित्र क्या होता है। तो ये आपका अगर लघु उत्तरीय में प्रश्न नहीं भी आता तो आपका ये कह सकते हैं कि अति लघु में प्रश्न आ सकता है कि संधारित्र क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि संधारित्र आखिर क्या होता है। तो आप लोग इसमें बताओगे कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस बिंदु पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, आपका संधारित्र कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका संधारित्र की परिभाषा हो जाती है। इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। उसके बाद में फिर हमसे पूछा गया था कि संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग का उल्लेख कीजिए, ठीक। तो अब हम लोग संधारित्र के उपयोग लिखेंगे। तो उपयोग में आप लोग पहला उपयोग बताएंगे कि संधारित्र का मुख्य कार्य आवेश का संचय करना है। यदि किसी परिपथ में क्षणिक परंतु प्रबल वैद्युत धारा प्रवाहित करनी हो तो इसका सबसे अच्छा उपाय परिपथ के सिरों को आवेशित संधारित्र से जोड़ देना है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है, महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट करो। उसके बाद फिर हम लोग सेकंड पॉइंट में बताएंगे कि संधारित्र केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। यानी कि जो संधारित्र होते हैं वो केवल आवेश के ही नहीं बल्कि ऊर्जा के भी संचायक होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका ये वाला क्वेश्चन था कि विद्युत संधारित्र क्या होते हैं तथा किन्हीं दो उपयोगों का उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहाँ पर जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है वो आपका हो जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वैसे आपका ये डेरिवेशन होता है और इसी में आपके दो डेरिवेशन होते हैं। इस प्रकार से आपका हो जाता है निरक्षीय स्थिति, जो कि हम लोग करने वाले हैं। एक आपका होता है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव ज्ञात करना, ठीक है। तो दोनों जो डेरिवेशन होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जो आपका निरक्षीय स्थिति होती है इसकी ज़्यादा संभावना होती है कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए। और वहीं पे यदि हम लोग अच्छी स्थिति की बात करेंगे तो उसकी संभावना होती है कि आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाए। तो लिए निरक्षीय स्थिति को हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न में करने वाले हैं और जो आपका अच्छी स्थिति होती है उसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की सीरीज में करने वाले हैं। तो चलो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का टिक लगा लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको इसका चित्र समझना होगा। जैसे आप लोग चित्र समझ जाओगे फिर आपको सोल्यूशन करने में आसानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसका चित्र देखेंगे। तो चित्र मैं आपको यहाँ पर बना करके समझाऊंगा बहुत ही आसानी तरीके से। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव को बनाना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं किस प्रकार से होता है। इस प्रकार से आप लोग मान लीजिए कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। आप लोगों को पता होगा कि जो वैद्युत ध्रुव होता है उसका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होगा। अब मान लीजिए जो आपका जो वैद्युत ध्रुव है इसके मध्य में कोई बिंदु O है, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो मध्य बिंदु O है, तो मध्य बिंदु O है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर पता ही होगा कि जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग l मान सकते हैं और यहाँ से यहाँ तक हम लोग l मान सकते हैं। यानी कि टोटल 2l होता है। यानी कि वैद्युत ध्रुव की लंबाई कितनी होती है, 2l होती है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। उसके यहाँ पे जो आपका वैद्युत ध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, इससे हम लोग r दूरी पर कोई बिंदु इससे हम लोग r दूरी पर निरक्ष में कोई बिंदु यहाँ पर P मान लेंगे। यहाँ पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यानी कि जो आपका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हम लोग को वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण जब हम लोग P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी हम लोग को पता होनी चाहिए। और जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो उसकी दूरी भी हम लोग को पता होनी चाहिए। तो यह सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, चित्र भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताओगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव आपका है जो कि आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है। इसकी लंबाई 2l है, यानी कि इसकी लंबाई 2l होती है, आपको पता ही होता है। और साथ ही में आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। इसे ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक k है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का निर्धारण करना। यानी कि जो आपका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु आपका P है निरक्षीय स्थिति में, वहां पर हम लोग को वैद्युत विभव का निर्धारण करना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने थ्योरी प्लस चित्र को समझ लिया होगा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। तो जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आप लोग बताएंगे कि B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में BP। अब ये BP क्या है तो आप लोग को पता होना चाहिए। जो आपका प्लस क्यू आवेश के कारण जब हम लोग बिंदु P पर
वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, बी और पी। तो इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, बीपी हो जाएगी। तो हम लोग इस प्रकार से बीपी लिख सकते हैं और इसको हम लोग पहला समीकरण बना लेंगे। आगे आप लोग बताएंगे जब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आप लोग इसमें बताएंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में AP। अब AP क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी AP हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात कर रहे हैं तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। आगे आप लोग बताएंगे कि अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव आपका हो जाएगा B बराबर B1 प्लस B2। इस प्रकार से आपका B बराबर B1 प्लस B2 हो जाएगा। अब आगे हम लोग करेंगे B बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पर B1 का मान रखेंगे। तो B1 का मान कितना है यहाँ पर, तो आप लोग बताएंगे जो B1 का मान है वो आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में BP। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में BP। उसके बाद में फिर हम लोग B2 का मान रखेंगे। तो B2 का मान कैसा, माइनस में है तो जो होगा प्लस का है माइनस हो जाएगा। तो B2 का मान कितना है आपका, माइनस में आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान में AP। तो ये आपका इस प्रकार से यहाँ तक हो गया। अब आगे आप लोग क्या करेंगे क्यू को हम लोग बाहर यहाँ पर ले आएंगे और साथ ही में इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, B बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और अंदर आपका बचेगा 1 अपान में BP माइनस 1 अपान में AP। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो आपका AP है वो BP के बराबर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से यहाँ पर कोई लंब डाला गया है। तो इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं कि जो आपका AP है वो आपका जो आपका AP है वो आपका BP के एकदम बराबर है। तो यदि हम लोग चाहें कि AP जहाँ पर BP लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपका AP BP के बराबर है, तो यही हम लोग यहाँ पर करेंगे। B बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे 1 अपान में BP माइनस में हम लोग 1 अपान BP कर देंगे, क्योंकि आपका क्या होगा कि जो आपका मैंने आपको बताया था जो आपका AP वो BP के बराबर है। तो हम लोग चाहें तो AP की जगह पर BP लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर कर देंगे। फिर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका जो B होगा वो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं कि अतः वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव जो आपका होता है वो शून्य होता है। तो इस प्रकार से आपका जो डेरिवेशन था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। और यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। उसके बाद तो इसमें हमारा आज का जो पढ़ने वाला है कि किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आया हुआ भी है, 2013 में, 15 में, 17 में। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और साथ ही में जो टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं वहाँ पर उनको PDF इसका मिल जाएगा टॉपर ग्रुप के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसमें बता देना है कि वैद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर जो है वो आपके निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे इधर साइड आप वैद्युत वाहक बल का और इधर आप लोग लगा दोगे विभवांतर का। उसके बाद फिर इसमें आप लोग पहला पॉइंट बता सकते हो कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का जो अंतर होता है उसे हम लोग सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य जो आपका विभव का अंतर होता है उसे हम लोग सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है वैद्युत वाहक बल में। फिर विभवांतर की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का जो अंतर होता है उसे हम लोग विभवांतर बोलते हैं। तो इसमें आप लोग एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि बंद परिपथ में सेल के सिरों के मध्य जो आपका विभव का अंतर होता है उसे हम लोग सेल का विभवांतर कहते हैं। और वहीं पर यदि हम लोग वैद्युत वाहक बल की बात करेंगे तो इसमें आप लोगों ने बताया था कि खुले परिपथ में सिरों के मध्य सेल के सिरों के मध्य विभव का अंतर ही आपका सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाता है। और विभवांतर की जब बात करोगे आप लोग तो बंद परिपथ में बात करोगे। तो इस प्रकार से आपके पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया दोनों में। तो दोनों में आप लोग पहला पॉइंट नोट कर लो। उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो वैद्युत वाहक बल में आपका जो दूसरा पॉइंट हो जाता है आपका हो जाता है कि वैद्युत वाहक बल का जो मान होता है वो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर की तुलना में अधिक होता है। यानी कि जो आपका वैद्युत वाहक बल होता है उसका जो मान होता है वो आपका सेल के दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर होता है उसकी तुलना में अधिक होता है। वहीं पर यदि हम लोग विभवांतर की बात करेंगे तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि बंद परिपथ में जब सेल से धारा प्राप्त की जाती है तो सेल के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर का जो मान होता है वो सेल के वैद्युत वाहक बल की तुलना में कम होता है। तो इस प्रकार से वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में दो पॉइंट आपके हो चुके हैं। दो पॉइंट आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग इसमें आपका अगला जो पॉइंट होता है उसे भी याद कर लेते हैं। अगला पॉइंट आप लोग इसमें बताओगे कि किसी सेल का वैद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है या सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। यानी कि जो आपका किसी सेल का जो वैद्युत वाहक बल होता है वो आपका बाह्य परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है बल्कि यह सेल के प्रकार पर निर्भर करता है। वहीं पर यदि हम लोग विभवांतर की बात करेंगे तो इसमें आप लोग बताओगे कि बंद परिपथ में विभवांतर का जो मान होता है वो परिपथ के दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से वैद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में जो अंतर होता है वो मैंने आपको समझा दिया है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आता है
तो आप लोगों को इतना लिखना पड़ेगा। और यदि आपसे अति लघु में पूछा जाएगा तो ये अलग-अलग करके पूछा जा सकता है कि विभवांतर किसे कहते हैं, विद्युत बल किसे कहते हैं, तो आप लोग अलग-अलग करके भी बता सकते हो। तो इस प्रकार से मैंने आपको समझा दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा इसमें जो अगला क्वेश्चन होने वाला है वो आपका होने वाला है कि चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध स्थापित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है और बोर्ड परीक्षा में आपका अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि 2010 में, 12 में, 17 में 3 बार आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, यानी कि चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा वैद्युशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध हम लोग को बताना है। कैसे संबंध बताएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। पूरा एकदम आराम से मैं आपको समझा दूंगा, आपको देख लेना है, कोई भी स्टेप यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है, हर एक स्टेप को अच्छी तरीके से बताया गया है। तो सबसे पहले आप लोग बता सकते हो कि हम जानते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर आपका होता है 10 की घात -7 न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर पहले से पता है कि म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर आपका किसके होता है, 10 की घात -7 न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर के। इस प्रकार से आपको सबसे पहले यहाँ पर पता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, म्यू नॉट यानी कि चुंबकशीलता का मान निकालेंगे। तो म्यू नॉट बटे बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका ये गुणे में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 की घात -7 न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर। इस प्रकार से इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। उसके आगे आप लोगों को एक चीज़ और भी पहले से पढ़ रखी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका होता है 9 गुणे 10 की घात 9। या तो आप लोग ये चीज़ लिखो या फिर ये चीज़ लिखो, यानी कि दोनों अब बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलम स्क्वायर के। इस प्रकार से आपका हो गया। अब यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन नॉट यानी कि वैद्युशीलता का जब मान निकालोगे तो इसको हम लोग इधर ले आएंगे, बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो ये मान होगा इसको हम लोग गुणे में ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका म्यू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की घात 9। इस प्रकार से आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट आपका ये हो जाएगा और समीकरण सेकंड आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, अब हम लोग आगे समीकरण फर्स्ट को और समीकरण सेकंड को गुणा कर देंगे। तो गुणा आप लोग जानते हैं कि जो बाएं पक्ष का गुणा होता है उसको हम बाएं पक्ष से करते हैं, जो आपका दाहिने पक्ष का गुणा होता है उसको हम से करते हैं, ठीक है, दाएं पक्ष से करते हैं। तो इस प्रकार से आपका हो गया। तो इधर आप लोग देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग गुणा करेंगे। तो इधर आपका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका बाएं पक्ष में उपस्थित है। बाएं पक्ष का हम लोग बाएं पक्ष में गुणा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आपका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा। फिर सबसे पहले आप लोग लिखोगे क्या, 4 पाई इंटू 10 की घात -7 न्यूटन अपान में एम्पियर स्क्वायर। प्रकार से आप लोगों ने लिख दिया। फिर आगे आप लोग इसमें बता सकते हो ये एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या था आपका 1/4 पाई गुणे 9 गुणे 10 की घात 9। इस प्रकार से आपका हो गया। इंटू में आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से इतनी चीज़ें आप लोगों ने समझ ली हैं। अब आगे इनमें हम लोग को कुछ चीज़ें काटनी है, तो कैसे काटेंगे उससे भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपका जो कह सकते हैं जो 4 पाई है, ये 4 पाई से 4 पाई इधर कैंसिल हो जाएगा और साथ ही में जो आपका ये न्यूटन है इधर से आपका ये न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से देखेंगे ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। फिर आपका जो आपका दिया गया है 10 की घात -7, यह आपका जब इधर बटे में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात +7 हो जाएगा। और फिर जब हम लोग क्या करेंगे, इधर भी आपका 10 की घात 9 है प्लस में और इधर आपका 10 की घात 7 हो जाएगा, नीचे आएगा तब प्लस में, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 10 की घात 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो नीचे कि न्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन बराबर आपका हो जाएगा 1 अपान में आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 16, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया 10 की घात -7 को नीचे भेजा तो प्लस में हो गया, फिर प्लस में हो गया तो उसको हम लोगों ने जोड़ दिया। तो इस प्रकार से आपका हो गया, घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा आपका 1/9 गुणे 10 की घात 16 इंटू में आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर अपान में एम्पियर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या था न्यूटन यहाँ से कैंसिल हो गया था और ये आपका यहाँ से कैंसिल हो गया था न्यूटन। तो इस प्रकार से क्या बचा था, केवल नीचे आपका बचा था ए स्क्वायर यानी कि एम्पियर स्क्वायर इंटू आप में आपका मीटर स्क्वायर था और ऊपर आपका था कूलम स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका हो गया। आगे आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ों में स्क्वायर लगा है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 में आपका हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 16। फिर आप लोग क्या करोगे, कूलम अपान में क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू मीटर को हम लोग इस प्रकार से होल स्क्वायर कर सकते हैं। फिर आगे आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए कि जो आपका कूलम होता है, कूलम बराबर आपका होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। इस प्रकार से आपका होता है। तो आप लोग चाहो तो जो आपका यहाँ पर सी लिखा गया यानी कि कूलम लिखाया है, इसकी जगह आप लोग एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। तो आप लोग यही नीचे यही चीज़ लिखोगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1 में आपका हो जाएगा 3 गुणे 10 की घात 8
का होल स्क्वायर इस प्रकार से आपका हो गया, क्योंकि आप लोग चाहो तो 9 गुणे 10 की घात 16 को इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 3 गुणे 10 की घात 8 की का होल स्क्वायर इस प्रकार से भी लिख सकते हो, क्योंकि आप लोग जब 3 का स्क्वायर करोगे तो फिर आपका यहाँ से 9 आ जाएगा, और जब आप लोग 10 की घात 8 का स्क्वायर करोगे तो आपका 10 की घात 16 आ जाएगा, कि आप लोग चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, तो आप लोग इस प्रकार से लिख दोगे। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने कूलाम बराबर क्या था आपका एम्पियर इंटू सेकंड था, तो हम लोगों ने क्या किया एम्पियर इंटू सेकंड लिख दिया, बटे में आपका क्या था एम्पियर इंटू मीटर इस प्रकार से आपका था। तो यहाँ से आपका एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो आपका सेकंड इसको हम लोग मीटर के बटे में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1/3 × 10 की घात 8 का होल स्क्वायर मीटर अपान में सेकंड का होल स्क्वायर इस प्रकार से आपका हो गया। फिर आप लोगों को आगे क्या करना है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी आपका स्क्वायर लगा है, तो दोनों को आप लोग एक में लिख करके होल स्क्वायर कर सकते हो ना, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर कर दोगे। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1/में हो जाएगा आपका 3 × 10 की घात 8 मीटर अपान में सेकेंड का होल स्क्वायर इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। फिर आप लोग जानते होंगे आगे कि C बराबर आपका होता है 3 × 10 की घात 8 मीटर अपान में सेकंड इस प्रकार से आपका होता है। अब जहाँ पर जो C होता है, C आपका होता है प्रकाश का वेग या फिर प्रकाश का चाल आप लोग बता सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया 3 × 10 की घात 8 मीटर अपान में सेकंड इस प्रकार से आपको जो दिया गया है, इसकी जगह पर आप लोग C भी लिख सकते हो। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर लिख दोगे कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर आपका 1 है, और फिर हम लोगों ने क्या किया 3 × 10 की घात 8 मीटर अपान में सेकंड का जो आपका था, इसकी जगह पर हम लोग चाहें तो सी लिख सकते हो, तो हम लोगों ने यहाँ पर सी लिख दिया, फिर आपका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका संबंध हो जाता है, चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध इसी प्रकार से आपका हो जाता है। और आपका जो यहाँ पर सी है, सी आपका प्रकाश का वेग है, फिर प्रकाश का चाल है, यही आपका संबंध होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इससे आप अपनी कॉपी में नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, आपका होने वाला है कि व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में 7 बार पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे तरीके से देखना है और अभी के अभी तैयार कर लेना है। आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो जितनी जल्दी आप लोग तैयार कर लेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी चांस बढ़ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहले व्हीट स्टोन सेतु क्या होता है उसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्हीट स्टोन है, एक वैज्ञानिक हैं आपके इंग्लैंड के, जिन्होंने क्या किया था, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत को दिया था। तो उन्होंने क्या-क्या चीज़ें ली थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो व्हीट स्टोन थे, उन्होंने 4 प्रतिरोधों को, एक सेल को और साथ ही में एक धारामापी की सहायता से एक परिपथ को तैयार किया था। और उस परिपथ का क्या काम होता है उसे भी आप लोग समझ लीजिए। इन परिपथ में जो आपके 4 प्रतिरोध दिए जाते हैं, चारों प्रतिरोध में जो 3 प्रतिरोध होते हैं उनका मान ज्ञात होता है, लेकिन चौथा प्रतिरोध ज्ञात नहीं होता है। तो इसीलिए उसको ज्ञात करने के लिए ही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत व्हीट स्टोन ने दिया था। तो इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इसीलिए आप लोग इसको समझ लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कह सकते हैं कि परिपथ का निर्माण करेंगे, जैसा कि व्हीट स्टोन सेतु ने जो परिपथ बताया था उसी अनुसार हम लोग उसका निर्माण करेंगे। सबसे पहले आपको चित्र को समझना पड़ेगा कि चित्र आपका किस प्रकार से होने वाला है। सबसे पहले हम लोग इसमें प्रतिरोध की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे P, Q, R, S इस प्रकार से आपके 4 प्रतिरोध लिए गए हैं और इनको जोड़ करके हम लोग एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं। चतुर्भुज आपका ABCD इस प्रकार से आपका हो जाता है, ठीक है। आगे आप उसमें बताऊंगे कि जो आपका बिंदु A है और बिंदु A से इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, और बिंदु C जो आपका है इस प्रकार से है। इस बिंदु A और C के बीच में एक हम लोग सेल लगाएंगे यहाँ पर इस प्रकार से, और साथ ही में इसको हम लोग कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि जो आपका बिंदु B है और जो D है, D के बीच में हम लोग क्या करेंगे, एक धारामापी का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक धारामापी लगाएंगे जो कि हम लोग कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो चीज़ें होती हैं वो मैंने आपको समझा दी हैं। उसके आगे आप लोग बताओगे कि यहाँ से आपका धारा प्रवाहित होगी और यहाँ से जब आपका धारा निकलेगी इसको हम लोग I बताएंगे, फिर आपका यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ पर जाने के बाद जब यहाँ तक जाएगी तो फिर यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाएगी धारा आपकी। आपका आधा इधर चला जाएगा, आपका इधर आधा इधर चला जाएगा, तो इसको हम लोग I1 नाम दे देंगे, उसको हम लोग I2 नाम दे देंगे। फिर आपका यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगी और ये वाली धारा इधर से यहाँ तक पहुँचेगी, तो फिर जो दोनों धाराएँ होंगी वो आपस में मिल जाएँगी, तो फिर आपकी धारा I हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये समझ लेना है। तो चलिए अब हम लोग इसकी रचना को बताएँगे, कि रचना तो मैंने आपको बता ही दी है। अब इसमें लिखोगे क्या-क्या रचना में उसे भी आप लोग देख लो। तो इसमें आप लोग बताओगे कि इसमें 4 प्रतिरोधों PQRS यानी कि PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD को बनाते हैं। बिंदु A व C के बीच एक सेल E को
कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं। यानी कि जो आपका बिंदु A है और C है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से आप लोग बिंदु A और C को देखेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक सेल को हम लोग जोड़ देते हैं, जिसे हम लोग कुंजी K1 के द्वारा हम लोग लगा देते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपसे बताऊंगा कि बिंदु B तथा D के बीच में एक धारामापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। यानी कि जो आपका बिंदु B और D है, इसके बीच में हम लोग क्या करते हैं, धारामापी को लगाते हैं और इसको हम लोग कुंजी K2 की सहायता से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से रचना में यही सारी चीजें आपको लिखनी है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार लिख लो। उसके बाद फिर हम उसके सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे। रचना आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चित्र आप लोग बना करके एक बार अपने कॉपी में ट्राई कर लेना। इसमें आपके 4 प्रतिरोध लिए गए हैं, एक धारामापी लिया गया है और साथ ही में एक आपका यहाँ पर सेल लिया गया है और इसकी सहायता से ये सिद्धांत आपका दिया गया है। तो सिद्धांत में आप लोग बताओगे कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में जो धारा है वो प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो उसे हम लोग संतुलन की अवस्था कहते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो आपका परिपथ है इस प्रकार से, इस परिपथ में हम लोग धारा को इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रवाहित करते हैं कि उसमें जो धारामापी लगा हुआ है इस पर कोई भी विक्षेप ना हो, तो उस अवस्था में जो आपका कह सकते हैं परिपथ होता है वो संतुलन की अवस्था में होता है। और जब आपका परिपथ इस अवस्था में होता है तो उसके लिए जो सूत्र हो जाता है आपका, हो जाता है P/Q बराबर आपका हो जाता है R/S। इस प्रकार से आपका सूत्र हो जाता है। अब ये सूत्र आपका कैसे आया है उसको हम लोग आगे समझेंगे सूत्र में, फिर आपका ये जो डेरिवेशन होगा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो कि यदि हम लोग जो आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में जब हम लोग धारा को प्रवाहित करें तो धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, उसे ही हम लोग संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ लेना। सूत्र आपका होता है P/Q बराबर R/S। अब ये किस प्रकार से आया है, ये आपका P/Q बराबर R/S, इसी को हम लोग को यहाँ पर सॉल्व करना है, फिर आपका ये जो डेरिवेशन होगा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग किरचॉफ के नियम का प्रयोग करेंगे कि किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। एक आपका था प्रथम नियम और एक आपका था द्वितीय नियम, जिसे हम लोग बंद पास नियम या फिर लूप नियम भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो आपका किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था उसका प्रयोग करेंगे और इस सूत्र को निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका कह सकते हैं कि जो किरचॉफ थे उनका जो सेकंड नियम क्या था। मैंने आपको यहाँ पर देखा, आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 बंद पास लिए गए। एक आपका ये बंद पास हो जाता है ABDA और आपका एक दूसरा बंद पास आपका हो जाता है यहाँ पर BCDB। इस प्रकार से आपका 2 बंद पास हो जाते हैं। तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम था उसका क्या मतलब था उसे भी आप लोग समझ लीजिए। मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किरचॉफ ने जो आपका दूसरा नियम दिया था वो किस प्रकार से था उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था और किस प्रकार से हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम का इसमें प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग बताओगे जो किरचॉफ ने द्वितीय नियम दिया था उसमें उन्होंने बताया था किसी परिपथ के बंद पास में प्रवाहित धारा और साथ ही में उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उस बंद पास में लगे वैद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस प्रकार से उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर हम लोग उसी नियम का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग बताएंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास ABDA में, यानी कि जो आपका बंद पास है ABDA में हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बता सकते हो I1 इंटू P। अब यहाँ पर जो I1 है, इस प्रकार से आप लोग देखोगे धारा कौन सी है, I1 है, तो इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, P है। इसको हम लोगों ने P नाम दिया है ना, तो ये हम लोग कर देंगे I1 इंटू P कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने कर दिया। उसके यहाँ पे आप लोग माइनस का प्रयोग करोगे क्योंकि यहाँ पर जो धारा है वो आपकी कह सकते हैं कि सेल के विपरीत दिशा में बह रही है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का प्रयोग करेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर जो I2 धारा लेंगे तो I2 धारा के संगत प्रतिरोध है आपका R है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा I1 इंटू P माइनस आपका हो जाएगा I2 इंटू R बराबर आपका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर आपका वैद्युत वाहक बल जो है वो नहीं है, तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर वैद्युत वाहक बल की जगह 0 कर देंगे। उसके बाद फिर यदि हम लोग इसको इस प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब हम लोग क्या करेंगे I1 इंटू P बराबर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इस साइड भेज देंगे, इधर वाली साइड में, तो यहाँ पर माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा इधर आकर के। तो क्या हो जाएगा I1 P बराबर आपका हो जाएगा I2 R। तो इस प्रकार से इसको हम लोग पहला समीकरण बना लेते हैं। अब जैसा कि मैंने इस बंद पास में आपको बताया है उसी प्रकार से हम लोग इस वाले बंद पास में भी इसका प्रयोग करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम का। तो उसमें जब आप लोग प्रयोग करोगे तो आप लोग बताओगे कि बंद पास BCDB, यानी कि बंद पास BCDB में आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि क्या हो जाएगा I1 इंटू Q हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे धारा कौन सी है, I1 है, तो इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, Q है। तो क्या कर देंगे हम लोग I1 इंटू Q कर देंगे। उसके बाद फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओगे क्योंकि धारा आपकी विपरीत दिशा में बह रही है। फिर आप लोग क्या बताओगे, इसमें दूसरा आप लोग बताओगे कि I2, यहाँ पर क्या बताओगे I2 इंटू आपका क्या हो जाएगा S हो जाएगा, क्योंकि इसके संगत प्रतिरोध आपका S है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर लिखेंगे I1 इंटू Q माइनस I2 इंटू S बराबर आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपका वैद्युत वाहक बल नहीं है।
तो इसको जब आप लोग आगे बताओगे तो इसमें आप लोग इस प्रकार से, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था समीकरण, इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी कर दोगे। I1 इंटू क्यू हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा I2S, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे तो यहाँ माइनस है प्लस में हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का जब हम लोग भाग करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि दाएं साइड का भाग हम दाएं साइड से करते हैं और बाएं साइड का भाग हम लोग बाएं साइड से करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जब हम लोग भाग देंगे, वह I1P के नीचे में आपका क्या हो जाएगा, I1Q आ जाएगा, और I2R के नीचे क्या आ जाएगा आपका, I2S आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिख दोगे, समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर आपका हो जाएगा I1P अपान में आपका हो जाएगा I1Q बराबर आपका हो जाएगा I2R अपान में I2S। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं पेन ले लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ से आपका जो I1 है और ये I1 है कट जाएगा, यहाँ से आपका I2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका P अपान में Q बराबर R अपान में S। यानी कि यही सूत्र, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वही सूत्र निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है यहाँ से पूर्ण हो जाता है। और यहाँ वैद्युत ध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5-6 बार पूछा गया है। तो इसीलिए जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जाएंगे। तो उन्हीं में से एक प्रश्न ये भी है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, हम लोग को क्या हम लोग को बताना है कि वैद्युत ध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया था, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब हम लोग निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो कि अक्ष और निरक्ष क्या होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये आपका अक्ष होता है और ये आपका निरक्ष होता है। ये चीज आपको समझना है, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले अक्षीय स्थिति में ज्ञात किया था, अब हमारी बारी है निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करने की। तो सबसे पहले इसमें आपको डेरिवेशन में सबसे पहले आपको उसका डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि आपको डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग डेरिवेशन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, डायग्राम समझेंगे। ठीक है, डायग्राम किस प्रकार से आपको बनाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है, वो सारी चीज़ें आपको समझना है। अब ऐसे तो आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो इसको मैं बना करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो इसको मैं सबसे पहले ऊपर कर देता हूँ। अब हम लोग को क्या बनाना है, सबसे पहले हम लोग को बनाना है वैद्युत ध्रुव, क्योंकि हम लोग को वैद्युत ध्रुव के लिए ही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वैद्युत ध्रुव बनाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से हम लोग क्या बना देंगे, वैद्युत ध्रुव बना देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत ध्रुव होता है उसका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। अब इसको हम लोग नाम देते हैं ए और बी। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत ध्रुव होता है इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। यानी कि जब हम लोग हाफ दूरी लिखेंगे तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए O है। ठीक है, O है, तो इसकी हाफ आप दूरी लिखोगे तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप लोग l लिख दोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आप लोग l लिख दोगे, यानी कि टोटल 2l होता है। लेकिन जब हम लोग हाफ हाफ लिखेंगे तो आपका l और l लिख सकते हो, यानी कि टोटल 2l हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वैद्युत ध्रुव बन गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, इसका जो मध्य बिंदु O है, ठीक है, मध्य बिंदु O से हम लोग क्या करेंगे, लंबवर्धक इस प्रकार से डालेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग निरक्ष डालेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से निरक्ष डालेंगे जिसकी दूरी यानी कि मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, या इसको हम लोग P बिंदु मान लेते हैं। इस पर हम लोग का क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको इससे मिला देंगे। अब जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करते हैं तो इसकी जो दिशा होती है वो दूर की तरफ होती है। इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इसकी दिशा की तरफ होती है, दूर की तरफ होती है। अब जब हम लोग इसको क्या करेंगे, दूर की ओर दर्शा देंगे और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, E1 नाम दे देंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, E1 नाम दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उसको हम लोग इस प्रकार से इससे मिला देंगे और इसकी जो दिशा होती है उसी आवेश की ओर होती है, तो हम लोग E2 नाम दे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग को क्या बताना है, अब हम लोग को इनके और इनके बीच की दूरी पता करनी होगी, इनके और इनके बीच की और इनके इनके बीच की। ठीक है, तो क्या होगा, B से P तक की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आधार कितना है, आपका आधार L है और कर्ण आपका जो लंब है वो R है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका R² प्लस L²। सेम चीज इधर भी होगी, क्योंकि इधर भी आधार आपका L है और लंब आपका R है। ठीक है, तो इसका जो कर्ण हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा R² प्लस L²। ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल सी चीज, एक चीज और आपको समझ लेना है, फिर आपका ये जो डायग्राम होगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा।
अब हम लोग क्या करेंगे, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है इसको आपको कह सकते हैं इग्नोर करना है, क्योंकि अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब अगल बगल में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आपको ध्यान नहीं देना, आपको टोटल डायग्राम पे ध्यान देना है। इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देख लेना है पुरानी, मतलब कि पीछे बैक करके, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर लंबवत और क्षैतिज घटकों में इसको डिवाइड करना है। तो जो हम लोग लंबवत घटक डालेंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऊपर, यानी कि इसको हम लोग नाम देंगे E1 साइन थीटा, ठीक है। और जो आपका नीचे वाला होगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे, E2 साइन थीटा। ये आपका क्या हो गया, लंबवत घटक हो गया। अब जो लंबवत घटक है दोनों एक ही दिशा में है, यानी कि इसमें एक ही लाइन में है, एक ही दिशा में है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ये लोग निरस्त कर देंगे, यानी कि समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल नहीं पाएंगे, तो उसको उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्षैतिज घटक की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्षैतिज घटक आपको डालने के लिए इस प्रकार से यहाँ से आप लोग क्षैतिज घटक बना देंगे, क्योंकि आपका क्षैतिज घटक इसी प्रकार से होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा E1 कॉस थीटा, और जो आपका E2 के कारण हो जाएगा आपका हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो ये आपका चित्र निकल करके आ गया है। तो इसे आप लोग एक बार अपनी कॉपी में बना करके देख लो और साथ ही में समझ लो। यही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बना करके बताई हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार अच्छे तरीके से बना लोगे, तभी आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इतना हो गया, जैसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग समझेंगे, यानी कि नीचे क्या-क्या चीज़ें हम लोगों ने बनाई है जो यहाँ पर, उसी चीज़ों को यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो थ्योरी लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि माना कि कोई वैद्युत ध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, यानी कि जो आपका वैद्युत ध्रुव है उसका नाम क्या है, AB नाम है ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि माना कि कोई वैद्युत ध्रुव AB किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, इसके मध्य बिंदु O से लंबवर्धक R दूरी पर कोई बिंदु P, यानी कि इसका जो मध्य बिंदु O है इससे लंबवर्धक यानी कि R दूरी पर कोई बिंदु P है। अब इसी P बिंदु पर हम लोग को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में क्या हो जाएगा R। अब यहाँ पर क्या होता है, R स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसकी दूरी कितनी है, आप लोग देखोगे दूरी है आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इसकी दूरी है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यही चीज़ कि अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करके हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग इतना देख लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और आगे हम लोग इसको और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग इसको अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में था आपका अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से था। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका अंडर रूट हट जाएगा। तो नीचे आपका इक्वेशन बन जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि आपका अंडर रूट हट गया, स्क्वायर यहाँ से भी हट गया, तो ये दोनों चीज़ें हट गई। अभी आपका क्या हो गया, समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 1 की जब हम लोग दिशा की बात करेंगे तो दिशा आपकी B से P की ओर होती है, क्योंकि आप लोग चित्र में देख सकते हो दिशा किधर की ओर होती है, B से P की ओर होती है, यानी कि दूर की तरफ होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में बता सकते हैं कि इसकी जो दिशा होती है वो B से P की ओर होती है। तो इस प्रकार से आपका प्लस क्यू आवेश के कारण निकल करके आ गया। अब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी जो दूरी थी वो भी सेम थी। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे आप बताओगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q आपका नीचे आ जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या होता है यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं होगा, ये गलती से लग गया है यहाँ पर। इसको आप लोगों को काट देना है, क्योंकि आपका क्या होता है, इसको आप लोगों को क्या करना है, काट देना है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्क्वायर जो है वो हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना लेंगे और इसकी जो दिशा होती है वो P से A की ओर होती है, यानी कि दिशा आप लोग देख सकते हो P से A की ओर दिशा होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि E1 व E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे।
ये क्या है आपका ए, ये आपका है लंबवत घटक और ये आपका है क्षैतिज घटक। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपका क्षैतिज घटक है, ये आपका लंबवत घटक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि E1 व E2 को लंबवत और क्षैतिज घटकों में बांटा गया है। E1 व E2 के लंबवत घटक क्रमशः E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि E1 व E2 के लंबवत घटक कौन कौन से हैं, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये क्या है आपका लंबवत घटक है। आगे आप इसमें बताओगे तथा क्षैतिज घटक क्रमशः E1 cos थीटा व E2 cos थीटा है। ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है। आगे आप लोग बताओगे कि लंबवत घटक परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं भी एक हैं, इसीलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका लंबवत घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ठीक है, ये कैसे हैं, परिमाण में बराबर है लेकिन इनकी जो कह सकते हैं क्रिया रेखा है वो एक ही है, तो इसीलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो हो जाएगा निरस्त हो जाएगा। आगे आप इसमें बताओगे कि इसीलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटकों के कारण होगी, यानी कि हम लोग क्षैतिज घटकों के कारण ही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अब आप लोग आगे बताओगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए जो आपका cos थीटा होता है बराबर क्या हो जाता है आपका आधार बटे में कर्ण हो जाता है। तो आधार यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आधार कितना है, आधार L है, कर्ण कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है अंडर रूट में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा की जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, L अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब नीचे हो जाएगा आपका E बराबर, क्योंकि आपका E1 जो है E1 की जगह पर क्या लिखोगे, E1 की जगह आप लोग लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब cos थीटा की जगह पर आप लोग लिखोगे L अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था cos थीटा की जगह पर ये चीज लिखना है। ठीक है, अब आगे आप लोग लिखोगे E2 की जगह पर, तो E2 की जगह भी आप लोग यही चीज लिखोगे कि E2 की जगह पर लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग cos थीटा की जगह पर भी आप लोग यही सेम चीज लिखोगे, तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे L बटे में आपका हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, इन दो को दोनों चीजें सेम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सेम है और यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालोगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के QL अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 प्लस हाफ, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्योंकि ये भी आपका ये दोनों क्या है कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, तो यहाँ का आपका 1 हो जाएगा और यहाँ का भी आपका 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप लोग इसको ऐसे लिखोगे, ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L अपान में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब एक और आधे को आप लोग जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया है, तो इसे आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका समाप्त होने वाला है, एकदम समाप्ति के कगार पर है, तो आप लोग को ध्यान से देख लेना, 2 मिनट और बस ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग एक बार नोट कर लो। अब आगे इसमें आप लोग बताओगे कि जो आपका L होता है, L जो आपका होता है वो आपका R से बहुत छोटा होता है। ठीक है, L क्या होता है आपका R से बहुत ही छोटा होता है, तो जो आपका L स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो आपका L स्क्वायर हो जाएगा वो आपका R से बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, यानी कि इसको हम लोग ना के बराबर मान लेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो आपका आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रहेगा, लेकिन जो आपका L स्क्वायर है इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, तो ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल केवल आपका आर स्क्वायर बचेगा। तो यही चीज आपको यहाँ पर नीचे लिखनी है कि L स्क्वायर को नगण्य मानने पर E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L अपान में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, क्योंकि आपका L स्क्वायर समाप्त हो जाएगा तो केवल केवल आर स्क्वायर ही तो बचेगा। अब आपका बटे में यहाँ पर आपका बाहर हो जाएगा 3/2, तब हम लोग क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा आर की पावर कितनी बचेगी, केवल और केवल 3 बचेगी। तो लेकिन यहाँ पर आप नीचे बता सकते हो कि Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो यदि हम लोग चाहें तो Q इंटू 2L के बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग चाहें तो Q इंटू 2L को हम लोग ना लिख करके हम लोग केवल केवल यहाँ पर P लिख दें। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर कर देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान में, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया Q इंटू 2L को ना लिख करके यहाँ केवल केवल P कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने, केवल केवल P कर दिया, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, केवल R क्यूब बचेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर कितनी बचेगी, R क्यूब बचेगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है, तो इसे भी आप लोग को ध्यान से देख लेना है। अब यही आपको क्या होता है सूत्र हो जाता है।
अब यदि हम लोग वायु अथवा निर्वात के लिए बात करें तो वायु अथवा निर्वात के लिए जो k का मान होता है वो आपका 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो k का मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो आपका यहाँ से k भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में r क्यूब। या फिर हम लोग यदि हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9 × 10⁹। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे E बराबर 9 × 10⁹ P अपान में r क्यूब। तो ये जो आपका डेरिवेशन था पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ, और यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।